हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट से हम लोगों को लौटा दिया गया था और हम रास्ते में नैरोबी रुक गए थे। फिर ये मामला युगांडा गवर्नमेंट के साथ सुलझा लिया गया और 2 दिन बाद हम लोग कंपाला पहुँचे। जब हम कंपाला पहुँचे तो देखा कि वो एक बहुत ही लाइवली शहर था। दुकानें भरी पड़ी थी सामानों से, बड़े बड़े स्टोर्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, बार थे। बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, इंपोर्टेड गाड़ियां नज़र आती थी। और उस समय पूरे कंपाला शहर पर भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व था। सारा बिजनेस, कारोबार, दुकानें अधिकतर भारतीयों के पास थी। इदी अमीन के इस तानाशाही फरमान के बाद अगस्त 1972 से नवंबर 1972 के बीच में जब लगभग सारे भारतीय वहाँ से निकल गए, तो हमने कंपाला शहर को एक बहुत ही डेवलप्ड शहर से बिल्कुल ही एक वीरान और उजाड़ शहर होते हुए देखा। नवंबर में जब हम कंपाला की सड़कों पर निकलते थे तो दुकानें बंद, कोई नज़र नहीं आता था, और जो नज़र आते थे वो भी ज़्यादातर वहाँ के ब्लैक्स ही थे। एशियंस तो बहुत ही कम नज़र आते थे। इस प्रकार से लगभग एक शहर को बर्बाद होते हुए देखा था। लेकिन जब हम कंपाला पहुँचे, उन दिनों में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक ये था कि इदी अमीन ने सारे एशियंस को वहाँ से निकालने का निर्णय क्यों लिया। अमीन ने तो ये दावा किया था कि उसको सपने में खुदा ने ये हुक्म दिया कि वो इन एशियंस को युगांडा से निकाल दे तो उसका देश प्रॉस्पर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। उन दिनों एक कहानी बहुत चल रही थी वहाँ पर कि अमीन किसी भारतीय महिला से शादी करना चाहता था, लेकिन उस महिला के मना कर देने के बाद वो इतना खफा हो गया कि उसने तय कर लिया कि वो सारे भारतीय मूल के लोगों को वहाँ से निकाल देगा। अब इस महिला की कहानी भी कुछ अजीब सी है। उस समय जो सबसे धनी परिवार था युगांडा का, जो कि भारत में बिरला टाटा की तुलना की जा सकती है, उस तरह से वो युगांडा का माधवानी बिजनेस एम्पायर था, जिसकी स्थापना गुजरात से गए हुए एक मूलजी भाई माधवानी ने की थी। उस समय मूलजी भाई के बड़े पुत्र जयंत माधवानी उस कारोबार को संभाल रहे थे। उन्होंने उस कारोबार को खूब बढ़ाया और उस समय तो उनका कारोबार युगांडा में तो खैर छाया हुआ ही था, उसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, अन्य कई देशों में भी फैल गया था। जयंत माधवानी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और उनके बड़े बड़े लोगों से काफ़ी संपर्क थे। वहाँ पर लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी भी जब एक बार अफ्रीका गई थी तो वो जयंत माधवानी से मिलने गई थी। अब हुआ क्या कि 1971 में जयंत माधवानी दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली के अशोक होटल में ठहरे थे। तब वो अचानक बीमार पड़ गए, बहुत ही सीरियस। वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको बचाने की खूब कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ मेडिसिन्स जिनसे वो ठीक होने की संभावना थी, वो भी उन्होंने एक प्लेन चार्टर करके जर्मनी से मंगवाई, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके और जयंत माधवानी का देहांत हो गया। जिसने हमें कहानी सुनाई उसने ये भी बताया कि जब जयंत माधवानी का देहांत हो गया तो उनके फ्यूनरल प्रोसेशन में इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को भी भेजा था। खैर, जयंत माधवानी के देहांत के बाद कारोबार उनके छोटे भाई मनु माधवानी ने संभाल लिया। मनु से 3 छोटे भाई और थे। सबसे छोटे भाई का नाम था मयूर माधवानी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वही मयूर माधवानी हैं जिनकी शादी बाद में मशहूर फिल्म अभिनेत्री मुमताज़ से हुई थी। खैर, मनु माधवानी ने जब कारोबार संभाल लिया, उस समय इदी अमीन ने उनसे कहा
कि आपके बड़े भाई की पत्नी अब विधवा है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इससे युगांडा में जो एशियन मूल के लोग हैं और जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं, उनमें आपस में काफ़ी भाईचारे की भावना पैदा होगी। मनु वाधवानी ने अमीन को बताया कि एक तो हमारे धर्म में विधवा का विवाह करना आवश्यक नहीं है, और दूसरे उस महिला की अनुमति भी होनी चाहिए। तो उसने कहा कि अभी तो मेरी भाभी शोक मना रही है जो 1 वर्ष तक रहेगा, तो इस समय उससे बात भी नहीं कर सकते। 1 वर्ष बाद 1972 में इदी अमीन ने फिर अपना प्रस्ताव मनु माधवानी को रखा। मनु माधवानी ने कुछ दिन बाद अमीन को बताया कि उसकी भाभी अमीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक्चुअली शादी करना ही नहीं चाहती है, वो विधवा जीवन ही व्यतीत करना चाहती है। ये सुनकर इदी अमीन बहुत कुपित हो गया और गुस्से में आकर उसने निर्णय लिया। ये कहानी उन दिनों में काफ़ी प्रचलित थी। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी रिसेंट वेबसाइट पे उस महिला का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जिसमें इंटरव्यू करने वाले ने उससे प्रश्न किया था कि क्या ऐसी कोई घटना हुई थी। तब उसने उसका केवल एक ही जवाब दिया कि हाँ, मैंने भी ऐसा सुना था। खैर, ये तो वो कारण हुआ जिस वजह से लोग सोचते हैं कि इदी अमीन ने सब लोगों को निकाला। लेकिन उस 3 महीने के पीरियड में युगांडा में कई रोचक घटनाएं हुई। हम लोग तो खैर हाई कमीशन में थे, तो जो भी लोग हमारे पास आते उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दूसरी समस्याओं के बारे में उनकी सहायता करने में लगे रहते। लेकिन इदी अमीन हर शुक्रवार को जुमे की नमाज हो जाने के बाद कोई ना कोई ऊटपटांग अनाउंसमेंट करता था, और सब लोग आशंकित रहते थे कि अब अगला स्टेप क्या होगा। जैसे शुरू में उसने कहा कि प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड लोग रह सकते हैं, फिर एक हफ्ते बाद कहा कि नहीं, उनको भी जाना पड़ेगा। और फिर बाद में जब म्यूनिक ओलंपिक हुए और उसमें युगांडा की हॉकी टीम गई जिसमें सारे सरदार थे, तो कहने लगा कि इन लोगों ने युगांडा का रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये सरदार लोग रह सकते हैं। इस तरह से वो कुछ न कुछ ऊटपटांग बात करता रहता था। सबसे फनी बात जो हुई वो उसका एक लेटर था जो उसने तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को लिखा था। नेरेरे ने इदी अमीन से अनुरोध किया था कि वो इन लोगों को निकालने के लिए इतने कम समय में जाने का नहीं कहे, बल्कि उन्हें एक लंबे समय में धीरे धीरे वहाँ से निकाले ताकि उन लोगों को भी तकलीफ नहीं हो। इसके जवाब में इदी अमीन ने नेरेरे से कहा कि तुम मेरे अफ्रीकी भाई हो, तो मैं तुम्हारी बात मान तो लेता, लेकिन इन लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था का इतना शोषण कर दिया है कि ये किसी रियायत के हकदार नहीं हैं, और इनको निकालने से ही हमारे देश का भला हो सकता है। अब उस पत्र में, जिसको कि युगांडा के टेलीविज़न पे पूरा पढ़ा गया था, एक बहुत ही अजीब बात इदी अमीन ने कही। उसने आखिर में लिखा कि मैं तुम्हारी बात मान तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम एक औरत होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन तुम औरत भी नहीं हो और तुम्हारी बहुत लंबी दाढ़ी भी है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। अब आप देखें कि एक राष्ट्रपति द्वारा दूसरे राष्ट्रपति को लिखे हुए पत्र में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसी तरह की एक उटपटांग बात अमीन ने कही जब कुछ पाश्चात्य देश के लोगों ने कहा कि इस तरह से इन लोगों को बगैर नोटिस दिए, बगैर सफिशिएंट नोटिस दिए निकालना एक इनह्यूमन काम है। तो उसके जवाब में इदी अमीन ने कहा कि जब बरसों पहले अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर चेनों में बांधकर जहाज़ों से अमेरिका ले गए थे, उनको क्या नोटिस दिया था। तो उन दिनों में कुछ न कुछ रोचक घटनाएं भी होती गई, और साथ साथ भारतीय लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलते भी गए। और कुछ घटनाएं मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा। आज यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।